सो हेलो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है। और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि बॉयलर में से जो स्टीम हम लोग टरबाइन में यूज करते हैं, ओके, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का स्टीम, तो वो वर्क हो जाने के बाद यहाँ से जो एग्जॉस्ट स्टीम होता है उसको हम लोग डायरेक्टली बॉयलर में क्यों नहीं भेज देते हैं। ठीक है, उसको कंडेंसर में पहले कंडेंस क्यों करते हैं और फिर बीएफपी के द्वारा भेजते हैं। तो इतना ये प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, यहीं से स्टीम एग्जॉस्ट हुआ और यहीं से डायरेक्टली यहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं हम लोग डायरेक्टली भेज सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का आप ये रैंकाइन साइकिल में आप ये डायग्राम देखे होंगे। ओके, जहां पर एक बॉयलर होता है, टरबाइन होता है और कंडेंसर है और एक बीएफपी हो गया। नॉर्मल प्रोसीजर पावर प्लांट में यही होता है कि पावर प्लांट में जहां पे पावर जनरेशन किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, तो वहां पे एक बॉयलर होगा, टरबाइन होगा, कंडेंसर होगा और बीएफपी होगा। बॉयलर स्टीम जनरेट करके टरबाइन में भेजता है और टरबाइन में यहाँ पे वर्क डन होता है। ठीक है, और इससे पावर आपका जनरेटर के द्वारा ये जुड़ा रहता है, तो पावर जनरेट होता है। और यहाँ से जो एग्जॉस्ट स्टीम जो वर्क किया है, जो स्टीम यहाँ पे भेजे हैं, तो वर्क हो जाने के बाद यहाँ पर ये एग्जॉस्ट होता है और कंडेंसर में आता है। और कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद फिर से इस वाटर को एक पंप के द्वारा, जिसको बीएफपी करते हैं, उसको फिर हम लोग बॉयलर में भेज देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग रैंकाइन साइकिल कहते हैं और यही प्रोसेस जो होता है वो बार बार चलता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये एग्जॉस्ट जो स्टीम है, इसको हम लोग कंडेंसर में भेजे, तो कंडेंसर में कंडेंस करने की क्या जरूरत है, इसको हम लोग यहीं से भेज देते हैं बॉयलर में, वहां से फिर स्टीमिंग हो जाएगा और फिर इसको हम लोग टरबाइन में यूज कर लेंगे। तो हमारा फिर से जो हम जिस पर्पज के लिए टरबाइन यूज कर रहे हैं वो हमारा पर्पज फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिक्कत आती है। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास ये कंडेंसर जो है वो नहीं है। ओके, अब हम बॉयलर से स्टीम जो है वो टरबाइन में भेजे। ओके, और टरबाइन जो है यहाँ पर मान लीजिए किसी एक एक्स वाई जेड कोई भी प्रेशर पे, मान लीजिए हम 0.5 भी मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका स्टीम जो है वो यहाँ पर इंटर किया। ओके, तो यहाँ पर 0.5 में वो डिस्चार्ज किया। ठीक है, प्रेशर कुछ भी हो सकता है, ये टॉपिक को समझने के लिए है। ओके, तो ये इतना प्रेशर पे आपका ये इसको एग्जॉस्ट किया। ठीक है, अब इसको हम लोग कंडेंसर में कंडेंस नहीं कर रहे, इसको हम लोग डायरेक्टली बॉयलर में भेजेंगे। तो इसको बॉयलर में भेजने के लिए हमको एक इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि हमको बॉयलर में हमें प्रेशर भी चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाना है और सारा स्टीम को हमको इस बॉयलर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सिंपल सा चीज है, हमको कंप्रेसर चाहिए। ओके, ओके, यहाँ पर हमको कंप्रेसर चाहिए। जो कंप्रेसर जो है वो सारे एग्जॉस्ट स्टीम को कंप्रेस करके, ठीक है, एक डिजायर्ड प्रेशर में आपका बॉयलर तक पहुंचा सके। ओके, तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग, जैसा कि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग वाटर को स्टीमिंग करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो 1600 गुना जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो सपोज कीजिए इस बॉयलर का जो कैपेसिटी है वो 60 टीपीएच है। ओके, 60 टीपीएच इसका फ्लो रेट हो गया। अब मतलब इतना टन आपका स्टीम जो है वो जनरेट करेगा। अब इसको इतना टन जनरेट करने के लिए कितना टन आपको बीएफपी से वाटर चाहिए, तो इतना ही टन चाहिए। ओके, जो हम लोग मास रेट पे बात कर रहे हैं। अब जैसे कि जानते हैं कि अगर ये स्टीम में कन्वर्ट होगा और हम वॉल्यूम में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका वॉल्यूम के रूप में ये डिस्चार्ज होगा जिसको हम लोग कंप्रेसर के द्वारा भेजेंगे, तो उसके लिए हमको ये इसका वॉल्यूम रेट निकालना होगा। तो वॉल्यूम रेट अगर हम निकालेंगे तो ये 1600 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपका यहाँ पे आ जाएगा 96,000। ओके, कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब पर आवर। ओके, तो ये आपका वॉल्यूम बेसिस पे निकल गया। यानी हम जो स्टीम यहाँ पर भेज रहे थे 60 टीपीएच, ओके, इस टरबाइन में इसको रोटेट करने के लिए, इस यहाँ से पावर जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पर ये इतना स्टीम जाएगा और वर्क होने के बाद यहीं पर आपका जो जितना स्टीम हम भेजे इतने यहाँ से एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, और एग्जॉस्ट जो हुआ हमारा कितना हुआ वॉल्यूम बेसिस पे, तो 96,000 मीटर क्यूब पर आवर। अब इतना स्टीम वॉल्यूम बेसिस पे, इतना स्टीम को कंप्रेस करके हमको बॉयलर को भेजना है। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि इतना अमाउंट में अगर कंप्रेसर से बॉयलर तक स्टीम को भेजेंगे तो हमको ह्यूज अमाउंट में पावर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि कंप्रेसर जो है वो हाई अमाउंट में पावर जो है वो कंज्यूम करता है। अब इतना ज्यादा अगर हमको स्टीम को कंप्रेस करके भेजना है बॉयलर तक, ठीक है, एक डिजायर्ड प्रेशर में, ओके, तो वो आपका मैक्सिमम पावर जो है वो लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है, इसको कंप्रेस करने के लिए जो पावर कंज्यूम करेगा वो लगभग 12 से लेके 13 मेगावाट। ठीक है, 13 मेगावाट जो है वो पावर कंज्यूम कर लेगा। ओके, अब देखिए हम लोग स्टीम कितना जनरेट कर रहे हैं,
60 टीपीएच। ओके, अब 60 टीपीएच में हम मान सकते हैं कि कितना से इस टरबाइन से हम कितना पावर जनरेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे टरबाइन का अगर एसएससी 4 है, तो आपका ये कितना पावर जनरेट करेगा? लगभग 15 मेगावाट जो है हमारा पावर जनरेट होगा। ठीक है, और भी ऑक्सिलरीज होंगे, तो अराउंड अप्रोक्स हम 15 मेगावाट मान लेते हैं। अब 15 मेगावाट में मान लीजिए ये कंप्रेसर जो आप यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टीम को बॉयलर में भेजने के लिए भेज रहे थे, तो 12 से 13 मेगावाट तो यही कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो फिर पावर प्लांट का मतलब ही क्या रह गया कि जिस पर्पज के लिए आप पावर जनरेशन के लिए आप पावर प्लांट को इंस्टॉल किए हो। ठीक है, अब जितना पावर जनरेट करोगे लगभग उतना आपका कंज्यूम ही हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका नेट आउटपुट जो रहेगा वो लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो एक तो रीजन आपका मेन जो रीजन होता है कि हमारा कंप्रेसर बहुत ज्यादा हाई पावर कंज्यूम करेगा, जो कि पावर प्लांट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नेट आउटपुट नेट पावर का हमको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग डायरेक्टली नहीं भेजते, जो सिंपल वेंटाइन साइकिल है कि कंडेंसर में कंडेंस करके ही भेजा जाता है। ठीक है, दूसरा और एक क्या रीजन है कि मान लीजिए हम कंप्रेसर लगा भी दिए, तो कंप्रेसर लगाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेसर में आपका प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, मान लीजिए कंप्रेसर में आया। ओके, तो कंप्रेसर में आपका प्रेशर तो इंक्रीज करेगा। ओके, लेकिन साथ में साथ आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो उस रेंज से नहीं जाएगा, थोड़ा वो जो होगा टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा। तो मान लीजिए कि प्रेशर इसने इंक्रीज करके अगर 100 केजी दे भी देता है, ओके, तो 100 केजी में आप देखेंगे यहाँ पर जो टेम्परेचर आपको अवेलेबल रहेगा लगभग आपका 140, 150, 160 के रेंज में रहेगा। और अगर इतना रहता है, इसका मतलब है कि वो हमारा जो स्टीम है वो यहीं पे कंडेंस हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि वाटर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वो अपने सेचुरेशन पॉइंट के नीचे ही है। ठीक है, वाटर फेज में जैसे आ जाएगा तो वाटर ये कंप्रेसर जो है वो उसको कंप्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो यहाँ पर भी एक चीजें जो होगी वो दिक्कत क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो गया। मेनली जो रीजन होता है कि आपका जो जितना हम अपना आउटपुट हम पावर प्लांट इसलिए लगाते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, ज्यादा से ज्यादा हमको पावर जो है वो हमारा निकल के आए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कंप्रेसर यूज करेंगे तो हमारा मैक्सिमम पावर इसी में जो है वो यूटिलाइज हो जा रहा था, फिर कोई पावर प्लांट का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका कंप्रेसर जो है वो यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो इसलिए जब कभी भी टरबाइन में स्टीम यूटिलाइज किया जाता है तो एक्सपेंशन के बाद जो स्टीम एग्जॉस्ट होता है तो उसको कंडेंसर में हम लोग नॉर्मली उसको कंडेंस करते हैं और फिर उसको बीपी के द्वारा बॉयलर में भेजते हैं, जैसा कि रेंकाइन साइकिल में बताया गया है, ताकि हमारा सिस्टम लेंदी ना हो, रिलायबिलिटी रहे और एफिशिएंट रहे। ठीक है, तो इसी सब को देखते हुए ये प्रोसेस को अपनाया जाता है, हम लोग कंप्रेसर यूज नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।